नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे के बीच तेज हुए टकराव की, एसआईआर पर ममता के तीखे होते तेवरों की, देखेंगे शंकराचार्य से पहचान का सबूत मांगने पर कैसे घिरी बीजेपी। माघ मेला का इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता। संभल में जज के ट्रांसफर पर क्यों फंसी योगी सरकार। जानेंगे तमिलनाडु के बाद अब केरल में क्यों आमने सामने आए राज्यपाल और राज्य सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु और केरल के बाद अब कर्नाटक में भी सरकार और राज्यपाल आए आमने सामने। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानसभा के संयुक्त सत्र में अभिभाषण पढ़ने से किया इनकार। शिवसेना और एनसीपी की असली पहचान के लिए लड़ाई पर फिर टली सुनवाई। अब 23 जनवरी को अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पार्टी और सिंबल पर होगा फैसला। दिल्ली के किराड़ी के शर्मा एन्क्लेव में गंभीर जलभराव और गंदगी पर गरमाई सियासत। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा देश में लालच की महामारी। ग्रीनलैंड में फ्रांस भेजेगा सेना, नेटो करे अभ्यास। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया करारा जवाब, धमकियों के आगे झुकने से किया इनकार। और शेयर बाजार में गिरावट, 270 अंकों की गिरावट के साथ 81,909 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 75 अंकों की गिरावट के साथ 25,157 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मेयर पद को लेकर कुछ ही घंटों में फैसला होने वाला है। 22 जनवरी को राज्य के शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से सभी 29 नगर निगम में मेयर पद को लेकर लॉटरी डाली जाएगी, जिसमें आरक्षण तय होगा कि किस जाति का मेयर किस नगर निगम में बनेगा। इस बीच मुंबई से लेकर ठाणे तक मेयर पद को लेकर अलग ही घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ही आमने सामने आ गए हैं। तो कैसे निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी की बढ़ा रहे हैं परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के मेयर पद पर मचा घमासान अब दिल्ली तक पहुंच गया है। शिवसेना और बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी हाईकमान के साथ बैठक की। मेयर पद को लेकर शिंदे सेना की तरफ से पहले 2.5 साल का फॉर्मूला रखा गया, जिसे बीजेपी ने सीधे सीधे ठुकरा दिया। तो वहीं शिंदे ने अपना रुख नरम किया। 2.5 साल की जगह 1 साल के लिए मुंबई का मेयर पद मांगा। कहा यह साल 2026 चल रहा है, बाबा साहब ठाकरे का जन्मशती साल है। इस साल मुंबई का मेयर शिवसेना का होना चाहिए। बचे 4 साल बीजेपी अपना मेयर बना ले, हम तैयार हैं। लेकिन बीजेपी ने उसे भी खारिज कर दिया है। मेयर पद को लेकर दिल्ली में बात नहीं बन पाई है। अब एक बार फिर मुंबई में बैठक होगी। देवेंद्र फडणवीस 24 जनवरी को विदेश से लौटेंगे, शिंदे से मिलेंगे। उसके बाद तय होगा कि मुंबई का मेयर कौन होगा। लेकिन पेच फंसा हुआ है। शिंदे मेयर पद छोड़ने को तैयार नहीं है तो बीजेपी भी अड़ी हुई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी मेयर पद को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। मेयर पद को लेकर 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। अगर उद्धव को भगवान का साथ मिला तो मुंबई में मेयर पद एसटी वर्ग के हिस्से में आ सकता है। ऐसा हुआ तो मेयर शिवसेना यूबीटी का ही बनेगा, क्योंकि इस श्रेणी के सिर्फ 2 पार्षद चुने गए हैं और दोनों ही शिवसेना यूबीटी के हैं। वैसे उद्धव गुट की कोशिश वोटिंग के जरिए अपना मेयर बनवाने की है। इसके लिए शिंदे और बीजेपी कैंप में सेंधमारी की कोशिश भी चल रही है, जिसके चलते बीजेपी और शिंदे की नींद उड़ी हुई है। वो अपने ही पार्षदों की जासूसी करा रहे हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इसे लेकर शिंदे और बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और शिंदे को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है, उनकी जासूसी कराई जा रही है। राउत ने कहा, बीजेपी अपने और शिवसेना के नए चुने गए सदस्यों के फोन टैप करवा रही है। बीजेपी के सदस्यों को एक महंगे होटल में रखा गया। भाजपा के पार्षदों पर उसी पार्टी के कार्यकर्ता नजर रख रहे हैं। होटल में बंद शिवसेना पार्षदों की भी जासूसी हो रही थी। शिवसेना पार्षदों के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। बीजेपी और शिंदे ने अपने पार्षदों के साथ जासूस भी तैनात किए हैं, जिससे पार्षद किसी और से संपर्क नहीं कर सकें। शिंदे ने तो पार्षदों के जीत के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड तक छीन लिए थे। तो साफ है कि राज्य की सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी और शिंदे की शिवसेना को डर लग रहा है। डर शिंदे को बीजेपी से तो बीजेपी को शिंदे से भी लग रहा है। एक दूसरे के कैंप में सेंधमारी की कोशिश हो रही है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश हो रही है। इसके लिए शिंदे बीजेपी विरोधियों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी पर कब्जे के लिए शिंदे ने उद्धव और राज ठाकरे से हाथ मिला लिया है। केडीएमसी चुनाव में बीजेपी को 50 और शिंदे गुट को 53 सीटें मिली हैं। शिवसेना यूबीटी को 11 और मनसे को 5 सीटों पर जीत मिली है। 2 पर कांग्रेस और 1 पर शरद पवार की एनसीपी जीती है।
अब खबर आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ मनसे और उद्धव सेना के पार्षद शिंदे की शिवसेना का समर्थन करने को तैयार हो गए हैं। खबर आ रही है कि मनसे और शिवसेना यूबीटी के 11 पार्षदों का समर्थन शिंदे की शिवसेना को मिल चुका है, यानी शिंदे की शिवसेना ने बहुमत हासिल कर लिया है। अगर यही स्थिति मुंबई में भी बनी तो मुंबई में भी पासा पलट जाएगा और मेयर पद बीजेपी के हाथ से फिसलकर शिवसेना के पास पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र में मेयर पद को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल जारी है। एक तरफ राज्य में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के प्रकाशन की तारीख टलनी तय मानी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर पर भी सुनवाई हुई है। और इन सब के बीच ममता बनर्जी नबन्ना में चल रही जिलाधिकारियों की बैठक में अचानक पहुंच गई। उन्होंने अधिकारियों से किसी से भी न डरने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के प्रकाशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब 14 फरवरी को होने वाला फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन टलना लगभग तय माना जा रहा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिली सभी तार्किक विसंगतियों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए, क्योंकि राज्य में लगभग 5 से 6 लाख मामलों की सुनवाई होनी है। अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में सुनवाई को 14 फरवरी तक पूरा करना काफी मुश्किल है। इसके साथ ही दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने साफ किया कि वोटरों की नागरिकता की जांच केवल चुनावी मकसद के लिए है, न कि किसी को डिपोर्ट करने के लिए। कोर्ट ने पूछा कि क्या नागरिकता तय हुए बिना किसी व्यक्ति का वोटिंग अधिकार छीना जा सकता है, जिस पर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अनुच्छेद 326 के तहत वोटिंग के लिए भारतीय नागरिक होना, 18 साल की आयु और वैध पंजीकरण अनिवार्य शर्तें हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्टिव मोड में आ गई है। सीएम नबन्ना में अचानक जिलाधिकारियों की बैठक में पहुंच गए और वहां उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विसंगतियों की जांच के नाम पर आम नागरिकों को परेशान न किया जाए। जो भी नागरिक अपने दस्तावेज जमा करे उसे तुरंत आधिकारिक रसीद दी जाए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वे किसी भी बाहरी या केंद्रीय दबाव में आए बिना मानवीय दृष्टिकोण को अपनाकर काम करें। राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वोटर लिस्ट में देरी और कोर्ट की निगरानी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने इसे मानवीय और प्रशासनिक मुद्दा बनाकर अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। एसआईआर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान का मामला भी लगातार तूल पकड़ रहा है। योगी सरकार और प्रयागराज में माघ मेला प्रशासन अब शंकराचार्य को नोटिस जारी कर बुरी तरह फंस गया है। उन्होंने इस नोटिस का जवाब देने के साथ ही योगी सरकार को भी कानूनी नोटिस भेज दिया है, जिसके बाद दोनों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में इस वक्त प्रयागराज का माघ मेला बना हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार आमने सामने आ गए हैं। पहले प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य को नोटिस भेजा गया और अब शंकराचार्य ने यूपी सरकार को नोटिस भेज दिया है। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण के नोटिस का 8 पन्नों में जवाब देते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो शंकराचार्य है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिससे अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया हो। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी तीसरे पक्ष को टिप्पणी करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य ने इस नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया। उन्होंने प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी देते हुए अपने वकील के जरिए योगी सरकार को एक कानूनी नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि अगर माघ मेला प्रशासन 19 जनवरी को जारी किया गया अपना नोटिस 24 घंटे के अंदर वापस नहीं लेता तो सरकार और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना सहित कई अन्य कानूनी कार्रवाइयां भी की जाएंगी। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में कहा कि गंगा स्नान से रोकने वालों को पाप लगता है। हालांकि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जरूर सरकार के रुख का समर्थन किया, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी माघ मेला प्रशासन के इस कदम की निंदा करते हुए कहा, एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। इस पूरे वाकये से साफ है कि योगी सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अब देखना होगा कि यह संग्राम कहां जाकर थमता है। शंकराचार्य के अपमान को लेकर योगी सरकार बुरी तरह घिर गई है। इस बीच संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज के तबादले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है और योगी सरकार कटघरे में आ गई है। इस फैसले के विरोध में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है तो विपक्ष भी हमलावर है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
यूपी के संभल में सीजीएम विभांशु सुधीर के ट्रांसफर के बाद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। दर्जनों वकीलों ने कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सीजीएम साहब को वापस लाओ के नारे लगाए गए, तो वहीं चंदौसी में वकीलों ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि आलम नामक युवक की जान जाने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई का आदेश देने के कारण ही सीजीएम का सुल्तानपुर तबादला किया गया है। वकीलों के साथ साथ अब इस मामले में विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा, उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं वो स्वयं संज्ञान इस बात। आपको याद होगा कि संभल मामले में 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान सीजीएम विभांशु ने आदेश दिया था कि एएसपी अनुज चौधरी समेत अन्य 20 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया जाए। सभी पर आरोप था कि संभल हिंसा के दौरान उन्होंने एक युवक को गोली मार दी थी। इस आदेश के बाद से ही संभल सीजीएम चर्चा में बने हुए थे, लेकिन अब उनके ट्रांसफर के बाद एक बार फिर संभल हिंसा का मामला गर्मा गया है। बता दें कि इससे पहले भी सीजीएम विभांशु ने फर्जी एनकाउंटर मामले में 13 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का कड़ा आदेश दिया था। पुलिस प्रशासन ने इस पर बगावती रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और हाईकोर्ट जाने की बात कही। 22 जनवरी को एफआईआर दर्ज करने की समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले 20 जनवरी की रात सीजीएम का अचानक सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया। वकीलों ने इस टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे पुलिसिया दबाव का परिणाम बताया है। संभल मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, तो दक्षिण में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच का टकराव भी खुलकर सामने आ गया है। 20 जनवरी को केरल विधानसभा में राज्यपाल और सीएम आमने सामने नजर आए, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है और मोदी सरकार सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो ऐसा क्या हुआ केरल विधानसभा में और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केरल विधानसभा में राज्य सरकार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है, जिसका एक उदाहरण 20 जनवरी को देखने को मिला। दरअसल इस दिन मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा में राज्यपाल आर्लेकर के संबोधन खत्म करने के बाद उन पर बड़ा आरोप लगाया, जिसके बाद बवाल मच गया। सीएम पिनरई विजयन ने कहा, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नीतिगत भाषण को पूरी तरह नहीं पढ़ा। छोड़े गए अंशों में बीजेपी शासित केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति की आलोचना करने वाले हिस्से और राजभवन में लंबित विधेयकों से संबंधित चीजें शामिल थी। इस आरोप के बाद विधानसभा में हलचल तेज हो गई, तो वहीं सीएम विजयन ने खुद राज्यपाल द्वारा छोड़े गए भाषण के अंशों को पढ़कर सदन के पटल पर रख दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल द्वारा अप्रूव पूरा भाषण ही सरकार की नीति घोषणा है, जिसे बदला नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री के विरोध के बाद विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीर ने भी स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नीतिगत भाषण सरकार की घोषणा होता है और उसमें कोई भी कांट-छांट या जोड़ संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी राज्य सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक राज्यपाल को वही भाषण पढ़ना चाहिए जिससे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी हो। अगर राज्यपाल जानबूझकर किसी हिस्से को छोड़ते या उसमें कुछ जोड़ते हैं तो फिर यह गलत है। बता दें कि राज्यपाल आर्लेकर ने भाषण के अनुच्छेद 12, 15 और 16 नहीं पढ़े। इनमें केंद्र सरकार द्वारा केरल पर डाले जा रहे कथित वित्तीय दबाव और संघीय व्यवस्था से जुड़े मुद्दे शामिल थे। छोड़े गए हिस्सों में यह पंक्ति भी थी कि केरल लगातार गंभीर वित्तीय तनाव का सामना कर रहा है, जो केंद्र सरकार की उन कार्रवाइयों के कारण है जो वित्तीय संघवाद के संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करती है। आपको याद होगा कि बीते दिन तमिलनाडु विधानसभा में भी राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच बहस देखने को मिली थी, जिस दौरान राज्यपाल आरएन रवि भाषण दिए बिना ही बाहर चले गए थे। दक्षिण के एक बाद एक राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच का टकराव खुलकर सामने आ रहा है, तो बीजेपी में भी नजारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि सरकार की आलोचना करने पर एंटी नेशनल या पाकिस्तानी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, लेकिन अब बीजेपी के ही राष्ट्रीय महासचिव ने इस बात को झुठला दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना देशद्रोह नहीं है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के सीनियर नेता और राष्ट्रीय महासचिव राम माधव की एक टिप्पणी ने सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी है। एक इंटरव्यू लोकतंत्र में असहमति और आलोचना को लेकर उन्होंने जो कहा, उसको लेकर अब काफी चर्चा हो रही है। राम माधव का कहना है कि सरकार की आलोचना करने वालों को पाकिस्तानी या एंटी नेशनल कहना बिल्कुल गलत है। आज के दौर में सवाल उठाने वालों को देशद्रोही या पाकिस्तान परस्त करार दिए जाने या सरकार से सवाल पूछने पर एंटी नेशनल कहे जाने के सवाल पर राम माधव ने कहा कि हम इस तरह की शब्दावली का कभी समर्थन नहीं करते हैं। किसी को केवल हमारे विचार के खिलाफ होने पर देशद्रोही कह देना ये सही नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर सोशल मीडिया या राजनीतिक चर्चाओं में सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बता दिया जाता है। इसी को लेकर राम माधव ने ये बात कही, जिसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। इस दौरान राम माधव ने नेहरू की आलोचना को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति की स्क्रूटनी जरूरी है, अनिवार्य है। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे,
इसलिए उनके फैसलों और मुद्दों पर चर्चा या विरोध होना सामान्य है। लेकिन राम माधव की इस बात पर अब जानकारों का सवाल है कि फिर तो पीएम मोदी भी 3 बार इस पद को संभाल चुके हैं और उनके भी सार्वजनिक जीवन में होने की वजह से जब उनकी आलोचना हो तो फिर देशद्रोह का आरोप नहीं लगना चाहिए। राम माधव का ये बयान जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, तो वहीं इसने बीजेपी खेमे में हलचल तेज कर दी है। बीजेपी महासचिव का बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, तो चर्चा संसद के नियमों में हुए बदलाव की भी हो रही है। 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़े बदलाव की घोषणा की है और अगर सांसदों ने इसका कड़ाई से पालन नहीं किया तो ये उन पर भारी भी पड़ सकता है। तो क्या बदलाव किए हैं ओम बिरला ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़े बदलाव किए हैं। 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले सांसदों की हाजिरी को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। अब सदन में न सिर्फ सांसदों की मौजूदगी जरूरी होगी, बल्कि उनको समय से भी पहुंचना होगा और अपनी निर्धारित सीट से हाजिरी भी लगवानी होगी। नए नियमों के मुताबिक अगर सांसद संसद की कार्यवाही में देरी से पहुंचते हैं तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी और उन्हें एब्सेंट माना जाएगा। आमतौर पर सांसद सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कभी भी आकर रजिस्टर पर साइन कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि आगामी बजट सत्र से लोकसभा सांसद केवल अपनी निर्धारित सीटों से ही अपनी हाजिरी लगा पाएंगे। लॉबी से अटेंडेंस लगाने वाली व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। संसद में गंभीरता और अनुशासन की जरूरत है। अब सांसद केवल तभी अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे जब सदन चल रहा होगा। अगर सदन स्थगित हो जाता है तो वे हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए भले ही स्थगन हंगामे के कारण हुआ हो। यही नहीं, इस बदलाव में सांसदों की सैलरी में कटौती होने की भी बात कही गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सांसदों को हर दिन सदन में उपस्थित होने के लिए दैनिक भत्ता मिलता है, लेकिन अब अगर अटेंडेंस रजिस्टर पर समय से साइन नहीं हुए तो सांसद को उस दिन एब्सेंट माना जाएगा और उस दिन का वेतन और भत्ता भी काट लिया जाएगा। दरअसल कई बार ये देखा गया है कि जरूरी चर्चाओं के दौरान सदन में सांसदों की संख्या कम रहती है या कोरम पूरा न होने के कारण सदन स्थगित करना पड़ता है। ये कदम अब संसदीय मर्यादा बनाए रखने और करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। देखना यह होगा कि आने वाले बजट सत्र में सांसद इस नए नियम का कितनी कड़ाई से पालन करते हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे जब बीजेपी का साथ छोड़कर बीएमसी चुनाव के पहले अपने भाई उद्धव ठाकरे के पास में लौट आए तो ऐसा लगा जैसे कि घर वापसी की वकालत करने वालों ने उस पर खुद भी अमल करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी अचानक ये पता चला है कि रिजल्ट के बाद में उनकी नजदीकियां अपने पुराने सगे यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ में हो गई और मेयर को लेकर के कुछ सौदेबाजी भी हो रही है। इसको क्या कहा जा सकता है? जो व्यक्ति अपने सगों का नहीं हुआ वो किसका हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।